Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 7 of our chemical bonding series. Today we are going to talk about covalent bonding. Covalent bonding means कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमको क्या सीखना है, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को कैसे हम डिफाइन करेंगे। सो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था। तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। व्हेन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स, यहाँ से आप ध्यान से देखते रहिए कि when the bond formed between the two atoms is the result of sharing of electrons between them to complete their octet, then the bond is called covalent bond. सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए इसको, बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाई ईच एटम फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट इज नोन एज कोवेलेंसी। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम के द्वारा कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने बताया था इलेक्ट्रोवेलेंसी और यहाँ हो गया कोवेलेंसी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो हमको मालूम है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें दो एटम ऑफ हाइड्रोजन है। एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक को हमने डॉट से और एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अब दोनों हाइड्रोजन एटम चाहते हैं कि उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। सो इन केमिकल सोसाइटी each and every element try to acquire noble gas configuration. In case of hydrogen, hydrogen try to acquire two electrons, that is duplet configuration, and other elements try to acquire 8 electrons, that is octet configuration. So one electron of one hydrogen and one electron of another hydrogen, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। सो इफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल से आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब दो एटम है फ्लोरीन के, एक के पास है 7 इलेक्ट्रॉन जिसको हमने लुईस के बेसिस पर 7 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरे फ्लोरीन के पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों फ्लोरीन को ऑक्टेट अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि एक फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने फ्लोरीन के बाहर दिखा दिया। अब इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, सो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। उसी तरह आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब आपको मालूम है कि हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 2 और 6 होगा। तो इसके पास हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको मालूम है कि व्हाट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन? 2। तो एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इसके बाहर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो आपसे कोई बोले कि डिफाइन डबल बॉन्ड, तो आप कह सकते हो कि इफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्डेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज नोन एज डबल बॉन्ड। अब इसी तरह आप देखिए थर्ड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल।
सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपका डॉट से, और एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। डॉट और क्रॉस हम इसलिए ले रहे हैं कि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस नाइट्रोजन का है। अब नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है, सबको मालूम है कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट अचीव करने के लिए उसको 3 चाहिए। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और नाइट्रोजन के बीच में हमारा बन जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कोवेलेंट टर्म हमने यूज इसलिए किया कि दे आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। अब इसमें आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात क्या है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऑक्टेट को सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास 5 हैं, तो एक नाइट्रोजन कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। सो कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर गया। इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और कार्बन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और साइनाइड के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इसके बीच में हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसके बेसिस पर हम बहुत से मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल CH4, एमोनिया मॉलिक्यूल NH3, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम इस एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मीथेन मॉलिक्यूल के केस में हमने बताया कि मीथेन मॉलिक्यूल के केस में CH4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे और यह हमारा लुईस स्ट्रक्चर हुआ और 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे। इसको हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्मूला। इसको देख के आप बता सकते हो कि बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है। अब आपके मन में एक नया क्वेश्चन आ गया कि बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं और लोन पेयर किसको कहते हैं। इसको क्लियरली समझना होगा। बॉन्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज यूटिलाइज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है कि बॉन्ड पेयर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ शेयरिंग एटम्स, यानी कि दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें दोनों के प्रॉपर्टी को यह बताएगा। और थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड पेयर ऑलवेज हैज लेस एनर्जी दैन इलेक्ट्रॉन पेयर। लेस एनर्जी दैन इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर लेस एनर्जी दैन इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ? लेस एनर्जी दैन इलेक्ट्रॉन पेयर, लेस एनर्जी दैन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कि बॉन्ड पेयर ऑलवेज हैज़ लेस एनर्जी दैन लोन पेयर बिकॉज इट इज़ अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम्स। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आप इसको जानते हैं। इसको हटाने के लिए हम यह जानते हैं कि बॉन्ड पेयर के पास जब लेस एनर्जी होगा, यानी कि लोन पेयर से, इसका मतलब हुआ कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जो है वह न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम होगा। क्लियर? अब देखिए कि कोई भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जैसे आपको देखा आपने, ये 2 इलेक्ट्रॉन है,
या दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे। तो जब ये दोनों अट्रैक्शन में होंगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब लोन पेयर में समझिए, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज नॉट यूज्ड अप इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब वह पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर। और यह प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। यह क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम होता है। और लोन पेयर, इसमें यहां पर आप देखिएगा कि लोन पेयर जो हमारा है, लोन पेयर, एक मिनट, लोन पेयर, हाँ, लोन पेयर हैज मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी दैन बॉन्ड पेयर। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रखना है कि लोन पेयर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम, और लोन पेयर हैज मोर एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, हायर इज द एनर्जी, लोअर इज द स्टेबिलिटी, बिकॉज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। जो लोन पेयर है वो केवल एक न्यूक्लियस के लिए है। अब आप इसमें देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं एक स्ट्रक्चर के हिसाब से कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हो गया बॉन्डिंग, जिसमें आता है बॉन्ड पेयर, और नॉन बॉन्डिंग, जिसको लोन पेयर कहते हैं। अब केमिस्ट्री में 14th ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। 14th ग्रुप का मतलब हुआ कार्बन से लेके पोलम्बम तक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो अगर मीथेन के साथ 4 बॉन्ड बनता है तो इनके पास नो लोन पेयर। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे पता लगेगा? तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ऑक्टेट अचीव करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इन्वॉल्व होगा बॉन्ड बनाने में, और एक पेयर इसका बच जाएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर होगा, कार्बन फैमिली के पास नो लोन पेयर, नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर। सिमिलरली हम जब बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6, outer cell of oxygen contains 6 electron and combining capacity of oxygen is 2. It means oxygen forms 2 single bond. After the formation of 2 single bond, 4 electrons are left, not take part in bonding. It means 2 lone pair. oxygen family के पास कितने lone pair हैं? 2. अब आइए हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो HF के फॉर्मेशन में आप देखो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग में है, लेकिन इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व नहीं है बॉन्डिंग में, तो 3 लोन पेयर। अब फिर हम आपको एक लाइन में बताते हैं, याद रखिए कि कार्बन फैमिली हैज़ नो लोन पेयर, नाइट्रोजन फैमिली हैज़ 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन फैमिली हैज़ 2 लोन पेयर एंड हैलोजन फैमिली है 3 लोन पेयर। अब जो लोन पेयर के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड पेयर में। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक नया टॉपिक कि हमारा जो चार्ज डेवलप हो जाता है एनायन और केटायन में, उसका हम लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ ऑल द एटम्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर केटायन है तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर देना है, अगर एनायन है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, और सेंट्रल एटम हमको ड्रॉ करना है। और सेंट्रल एटम जब हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि कौन एटम सेंट्रल होगा, तो हम उसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वह सेंट्रल एटम कहलाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन
कुछ एलिमेंट्स के केस में नहीं कर पाते हैं, उसमें चार्ज हमारा बढ़ाना या घटाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो आप यहाँ से समझिए कि फॉर्मल चार्ज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम in a free state and the number of electrons assigned of the atoms in Lewis structure। तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज को हमने शॉर्ट में लिखा एफ सी, v माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस। अब यहाँ v है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे इस फॉर्मूला से। अब आपको हम एग्जांपल से बता रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। सो फॉर्मल चार्ज बेसिकली हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करना है हमको, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे और हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं ओजोन मॉलिक्यूल का, NO2 माइनस का, NO3 माइनस नाइट्रेट। हम निकाल सकते हैं इसमें सल्फेट मॉलिक्यूल का, SO4 2 माइनस, फॉस्फेट मॉलिक्यूल का। हम निकाल सकते हैं बोरेट का। तो जो भी कंपाउंड है हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमने ओजोन लिया, ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन। आप एकदम आराम से इसको समझिए, एक एक करके ध्यान से, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद पढ़ेंगे। तो ओजोन मॉलिक्यूल में हमारे पास ओजोन का लुईस सिंबल हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक डबल बॉन्ड बना लिया और एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ ध्यान देना है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट होंगे, और यहाँ ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4, इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और इसके पास ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फॉर्मल चार्ज हमको कैलकुलेट करना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम 2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने को निकालना है फॉर्मल चार्ज। हमने ब्रैकेट में 1 लिखा, यानी कि हमारा एटम 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होता है 6, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो 2 2 ज़ा 4। अब टोटल पॉजिटिव 6 है और टोटल नेगेटिव भी 6 है, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे एटम 2 का। तो इस ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसके पास 6 है। सो 2 3 ज़ा 6। अब टोटल पॉजिटिव 6 है और टोटल नेगेटिव -2 और -3 5 है, तो हमारा आ गया +1। इसका निकल गया हमारा +1। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज थर्ड एलिमेंट का, जिसको हमने नंबरिंग किया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 6, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2। इसको कैंसिल कर दिया आपने, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव 6 और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव हो गया -1। अब इसको असाइन कर देंगे। एटम 2 पर 1 प्लस है और इस पर 1 माइनस है, तो हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर दिया। और इसका कैरेक्टरिस्टिक आप समझ गए कि द टोटल सम ऑफ द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। हम यहाँ नोट में आपको लिख देते हैं कि आप इसको समझ सकते हैं इजली से कि द टोटल sum of Fc formal charge on each atom
for a neutral molecule is 0. तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कभी भी हम कोई भी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि टोटल चार्ज उसका 0 होगा, और सम ऑफ द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम फॉर आयन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन दैट आयन. जैसे एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NO3- नाइट्रेट. अब नाइट्रेट में हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं NO3- कि बिना पढ़े बिना ड्रॉ किए हम कैसे बता दें. तो जितना हमारा सिंगल बॉन्ड है बेटा, उतना हम एक नेगेटिव है उतना हम सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं. एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, और जितना ऑक्सीजन बच गया उसको हमने डबल बॉन्ड बना लिया. अब यहाँ देखिए, ये जो नाइट्रोजन पर एक माइनस है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस, और जहाँ पर माइनस नहीं है वहाँ दोनों में आ जाएगा 0 0. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मल चार्ज आ गया 0 0, और यहाँ पर आ गया -1. सो मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है हमको. अब एक और एग्जांपल आप देखिए, अगर आपके पास है सल्फेट, तो बच्चे दिन भर इसमें लगे रहते हैं और उनका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है. अब सल्फेट में देखिए 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो जितना नेगेटिव है उतना सिंगल बॉन्ड बना लो ऑक्सीजन का सल्फर के साथ. तो हमने लिया सल्फर, और 2 हमने सिंगल बॉन्ड बना लिए, और 2 हमने डबल बॉन्ड बना दिए. जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ फॉर्मल चार्ज 0 है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले हमने इंडिकेट कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन. इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं. अब बताइए, हमने फॉर्मल चार्ज यहाँ पर बता दिया कि माइनस, और यहाँ पर माइनस. फॉस्फेट में 3 फॉर्मल चार्ज होंगे. तो आयंस के केस में क्या होगा, इसको आपको फिर हम एक पॉइंट्स में बता देते हैं कि द टोटल सम ऑफ फॉर्मल चार्ज, द टोटल sum of Fc formal charge on each atom of for an ion is equal to total charge on that ion. क्लियर हो गया. अब एक और पॉइंट याद रखिएगा कि 2 atoms having single bond cannot have similar type of formal charge. अगर 2 एटम हैं या सिंगल बॉन्ड है तो ये जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्मल चार्ज होगा. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा. द स्ट्रक्चर फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग ए स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम पॉजेस लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड दस मोर स्टेबल. जिसके पास सबसे छोटा चार्ज होगा वह मोर स्टेबल होगा. If 2 or more structure for a given species have similar formal charge on atom, the species possesses a resonance structure. So next class में हम आपको explain करेंगे exceptions of octet rule और odd electron bonding, hypervalent species and characteristic of covalent bond and coordinate bond.